आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे 6th चैप्टर को, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। एक छोटा चैप्टर है, चाहे तो आज ही के लेक्चर में इसको खत्म कर सकते हैं और चाहे तो इसको खींच के हम अगले लेक्चर में भी ले जा सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के पीवाईक्यू को भी सॉल्व कर ले और जो मिसलेनियस प्रोविजन रहेगा उसको भी खत्म कर लेंगे। चार्ज वाला जो चैप्टर है, इवन दो ये एक छोटा चैप्टर है, बट इट इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। जैसे आपने डिपॉजिट्स में देखा, हर अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चंस मिले ही मिले, वैसे ही चार्ज वाले चैप्टर से भी आपको श्योर शॉट यहाँ पे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ आड़ा टेढ़ा पॉइंट्स वहाँ पे रहते हैं, तो इसको बहुत हम ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। नाउ बिफोर वी गो अहेड, जैसे हम हर लेक्चर में करते हैं, बेसिकली हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लाइक हाउ वी डू अ ओवरव्यू कि इस चैप्टर में क्या है कैसे है। तो अगर आप बात करते हो चार्जेस का, तो क्या कंपनीज एक्ट में चार्ज को डिफाइन किया गया है? क्या चार्ज को कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है? निधि ने बोला है यस, ऋतिक भी बोल रहे हैं यस, सलोनी यस। ओके, तो यहाँ पे हमें पढ़ना होगा सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 31। एक तो हमें ये पढ़ना है, इसके अलावा हमने सेक्शन 76 ए में डिपॉजिट्स को फिनिश किया था, तो यहाँ से आपका सेक्शन 77 स्टार्ट हो जाता है और ये ऑलमोस्ट सेक्शन 87 पे जाके आपका खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या, सेक्शन 87 में जाके आपका ये खत्म हो जाएगा। हालांकि इंस्टीट्यूट आपसे बीच में कुछ कुछ सेक्शंस गायब कर देता है, वो आपसे नहीं पढ़वा रहा, बट ओवरऑल आपका यही सिनेरियो रहेगा। यू विल हैव सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 एंड देन यू विल हैव सेक्शन 77 टू सेक्शन 78। इसके अलावा आपको रूल्स भी पढ़ने होंगे, इसी के साथ में रूल्स रहेगा। 12 रूल्स है टोटल इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन, वो रूल्स के साथ में आपको यहाँ पर फिनिश करना है। तो रूल्स वगैरह जो है वो तो हम प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हिट करते हैं। आज एक बेसिक्स आइडिया लेते हैं, चार्ज का क्या मतलब होता है, चार्ज कैसे क्रिएट करते हो, क्या चीज़ें रहती है, तो उस तरह से इसको हम कवर करते हैं। एंड देन प्रोबेबली फ्राइडे वी कैन हैव अ लॉन्ग लेक्चर वेयर वी कैन फिनिश द चार्ज चैप्टर इंक्लूडिंग द PYQ कवरिंग द ऑल द प्रोविजंस हियर। तो चलिए हम यहाँ पर फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब आ जाता है चार्ज। तो चार्ज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 के अंदर। सॉरी, मैंने यहाँ पे 31 लिख दिया, आई एम सो सॉरी, दिस इज 16। चार्ज इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 16, माय बैड। सो यहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया है? सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 16, चार्ज का क्या मतलब होता है? तो चार्ज को इस तरह से डिफाइन किया गया है, चार्ज में मीन्स भी है और चार्ज में इंक्लूड्स डेफिनेशन भी है। सो चार्ज मीन्स, हम पहले इसको फिनिश करते हैं। सो चार्ज मीन्स एनी इंटरेस्ट और एनी लियन, ठीक है, एनी इंटरेस्ट और एनी लियन विच इज क्रिएटेड ऑन द assets or let's say the property of the company, या फिर किसी अंडरटेकिंग का। अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। और ये क्यों क्रिएट किया गया है? दिस इज क्रिएटेड एज सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी आपको क्यों क्रिएट करना पड़ा? बिकॉज आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे बोरोइंग्स लिया है, तो सिक्योर द बोरोइंग्स, आपने किसी से पैसे उधार लिए तो आपको ये क्रिएट करना पड़ा। इसके अलावा अगर चार्ज के इंक्लूड्स वाले डेफिनेशन में आप जाओ तो वहां पर आ जाएगा इट इंक्लूड्स मॉर्टगेज। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे लियन क्या होता है, एक ये टर्म हम समझते हैं। मॉर्टगेज क्या होता है, हम ये भी समझते हैं। और यहाँ पे एक अंडरटेकिंग क्या होता है, हम इसको भी समझते हैं।
और ब्रॉडली अगर आप चार्ज का मतलब जानो तो प्लेन वनीला मीनिंग अगर आप बोलोगे तो चार्ज का मतलब क्या होगा कि आपने किसी से उधार लिया है और उस उधार को सिक्योर करने के लिए आप किसी चीज को गिरवी रख रहे हो, राइट। वो फिर हेरा फेरी में था ना, बाबू भैया को गिरवी रखा था, यस और नो। बाबू भैया को जैसे आपने गिरवी रखा था सेम वे, तो बाबू भैया गिरवी थे मतलब यू हैव क्रिएटेड चार्ज ऑन बाबू भैया, ओके। तो सिंपल मतलब ये रहता है। पर अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे फॉर्मली समझते हैं कि मॉर्टगेज में क्या डिफरेंस है और मॉर्टगेज लियन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसा रहता है। तो अगर हम बात करते हैं मॉर्टगेज का, तो मॉर्टगेज आपको जनरली क्या मिलेगा, इट विल बी क्रिएटेड ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्टगेज इज क्रिएटेड ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जनरली आप क्या करते हो, जैसे आप लोन वगैरह लेते हो तो उस वक्त आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करवा देते हो। और इसको मॉर्टगेज कैसे करवाते हो, दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी इज kept as collateral, right? This immovable property is kept as collateral। आप इसको एज कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरह रखते हो कि देखो मैंने आपसे उधार लिया है लेकिन मेरे घर के पेपर आपके पास है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है, अगर यहाँ पर जो बोरोवर है वो अगर डिफॉल्ट करे तो लेंडर के पास एक राइट आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो उसके डिफॉल्ट करने पे यहाँ पर इसके पास राइट आ जाएगा, द लेंडर गेट्स द राइट टू सेल। सिंपल, ये आपका होता है जब हम बात करते हैं मॉर्टगेज के लिए। सर लियन में क्या रहता है, लियन इज ऑल्सो सिमिलर। लियन के लिए अगर आप देखो तो इसमें आ जाता है देर इज अ क्लेम, और लेट्स से इफ यू हैव क्रिएटेड एनी लीगल राइट, आपने कोई क्लेम या आपने कोई लीगल राइट क्रिएट किया है एंड दिस इज क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब इसमें कौन से एसेट्स होते हैं, जनरली आपका मूवेबल प्रॉपर्टी वहां पे रहेगा, एंड दिस इज अगेंस्ट द एसेट एंड दिस इज क्रिएटेड बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो ये आपके पास लियन होता है। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज लियन, व्हाट इज मॉर्टगेज, मे बी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और जनरल क्लॉजेस एक्ट को हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये टर्म्स हमें मिलेगा, बट अदरवाइज इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि, बट पता होना चाहिए। ये एक ऐसी पॉइंट्स है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। और फिर अगर हम बात करते हैं अंडरटेकिंग का, तो अंडरटेकिंग ये जो टर्म है ये आपको कई बार मिलेगा। एक बार आपको मिलेगा जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको अंडरटेकिंग का एक टर्म मिलता है इनकम टैक्स एक्ट में, राइट। जब आप स्लम सेल के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो वहां पर अंडरटेकिंग को क्या बोला गया है, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। द बिजनेस एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज अंडरटेकिंग। अगर आप सिंपली देखो, द अंडरटेकिंग इज व्हाट, इट इज द बिजनेस एक्टिविटी। और दूसरा आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है कि सेक्शन 180, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, अगर आप ये देखोगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है, राइट, ये बताता है कि अंडरटेकिंग क्या होगा। अंडरटेकिंग इज एनी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द कंपनी which is more than 20% of the net worth of the company. If the investment is worth more than 20% of the net worth of the company, in that case उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अंडरटेकिंग। प्लेन वनीला मीनिंग अगर आप देखो अंडरटेकिंग का, तो अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि आपका कोई बिजनेस है, कोई डिविजन है, ठीक है, कोई यूनिट है, उसको हम यहाँ पे अंडरटेकिंग बोलते हैं। जैसे मेरे 5 फैक्ट्रीज है और 5 में से एक फैक्ट्री को मैं क्या बोलूंगा, मतलब पांचों फैक्ट्रीज को मैं 5 अंडरटेकिंग बोल सकता हूँ। और किसी एक फैक्ट्री के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, कंपनी लाइक आईटीसी, आईटीसी ने यहाँ पर क्या किया है, लेट्स से आईटीसी ने लोन लिया। अब आईटीसी आपको पता है अलग अलग सेक्टर्स में है। आईटीसी टोबैको बिजनेस के अंदर है, अगर आप देखो तो आईटीसी यहाँ पे होटल्स के अंदर भी है, करेक्ट।
आईटीसी यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बनाता है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आईटीसी का टबैको बनाने वाला जो फैक्ट्री है वो एक अंडरटेकिंग हो गया, आईटीसी के होटल्स वो एक अंडरटेकिंग हो गए, एफएमसीजी सेक्टर वो एक अंडरटेकिंग हो गया। सो दिस वे यू कैन से दैट दिस इज योर अंडरटेकिंग। क्या अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? तो आईटीसी ने अपने पूरे फैक्ट्री के ऊपर या पूरे कंपनी के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर खाली जो एफएमसीजी वाले फैक्ट्रीज है, ठीक है, जिसमें इनके साबुन तेल ये सब बनते हैं, उस फैक्ट्री के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया। तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, द अंडरटेकिंग, द चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन दिस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके ओके, फेयर इनफ। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको तो एक बार इरेज कर देता हूँ बिकॉज इसका आगे कोई रेलेवेंस नहीं है। बट अब अगर आप देखो तो चार्ज दो तरीके का होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो चार्ज दो तरीके का होता है। जैसे एसेट्स आपके दो तरीके के होते हैं, वैसे चार्ज भी दो तरीके का होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। अगर हम बात करते हैं फिक्स चार्ज का, तो फिक्स चार्ज में क्या हो जाएगा, आपने बेसिकली जिन एसेट्स के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट कर दिया वो एक आपका स्पेसिफिक एसेट होगा। देयर विल बी अ स्पेसिफिक एसेट ऑन विच द फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड, ठीक है। और ये स्पेसिफिक एसेट क्या हो सकते हैं, लेट्स से आपका प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। जनरली आपके कौन से जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो यहाँ पर रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग चार्ज का, तो फ्लोटिंग चार्ज आपका किसी एक पर्टिकुलर मतलब एक किसी एसेट पे तो होता है, लेकिन जैसे हमने वो फंजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट देखा था ना, कि मैंने बैंक में अगर 2,000 रुपए जमा करवाए, तो मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को वही 2,000 का नोट दो, ठीक है। तो बैंक में मेरे 2,000 रुपए तो है, लेकिन वो फंजिबिलिटी। सेम वे यहाँ पर जो रहेगा, इट इज गोइंग टू बी asset which is of changing nature, which is of changing nature, या जिसको हम बताते हैं कि वो फ्लक्चुएटिंग है। जैसे कि मेरा स्टॉक एंड ट्रेड, मैंने लोन लिया, वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है, और मैंने अपने स्टॉक एंड ट्रेड के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया, तो ये हो गया। आप ये देख लो मेरे रिसीवेबल्स, डेटर्स, ये सब क्या हो गए, ये सब मेरे फ्लोटिंग चार्ज के अंदर आ जाता है। गाइस इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये वाला, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। तो मैंने किसी एसेट के ऊपर, मैंने सपोज करो एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, और मैंने एक बैंक से लोन लिया, मैंने बोला देखो मुझे यार ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना है। तो जिस प्लांट एंड मशीनरी को मुझे परचेज करना था, उसके लिए मेरे को उन्होंने क्या कर दिया, दे हैव गिवन मी दिस लोन, और उस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, फिक्स चार्ज क्रिएट कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया कि मैं बिना, जो चार्ज होल्डर है, ठीक है, जो मेरा लेंडर है, चार्ज होल्डर, मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर, विदाउट द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर, right, I cannot sell that particular asset, right? So without the consent of the charge holder, the asset cannot be disposed of। जिसके ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट किया है, द एसेट कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ। सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर होगा। और इनफैक्ट अगर किसी ने इसको परचेज कर भी लिया, तो क्या उसको एक वैलिड टाइटल मिलेगा? आंसर इज नो। सो बायर विदाउट द लेंडर्स कंसेंट, the buyer without the lender's consent will not get a valid title। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पर अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग चार्ज के लिए, तो फ्लोटिंग चार्ज में जैसे स्टॉक, रिसीवेबल, ये सब आ गया, तो यहाँ पर सामान रुकेगा नहीं। हियर
the assets can be sold off in the ordinary course of business, right? The assets can be sold off in the ordinary course of business. क्योंकि अगर आप उसको बोलोगे नहीं, स्टॉक बेचने से पहले आपको लेंडर का कंसेंट लेना होगा, तो काफी एब्सर्डिटी हो जाएगा. यहाँ पर एसेट्स कैन बी सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड बायर विल गेट अ वैलिड टाइटल. मतलब यहाँ पर लेंडर आके बीच में ये नहीं बोल सकता, अरे मेरे परमिशन के बिना आपने ये एसेट को परचेज किया, इस पर तो चार्ज क्रिएट किया हुआ था, तो बायर ये सामान आप मुझे वापस दो. सो दिस विल नॉट बी अलाउड, राइट. अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे रहता है वो ये है कि ये जो फिक्स चार्ज है ये कब तक वैलिड रहेगा. व्हाट इज द लाइफ ऑफ दिस फिक्स चार्ज. द फिक्स चार्ज इज गोइंग टू रिमेन वैलिड टिल द रीपेमेंट ऑफ द लोन. जब तक आप लोन का रीपेमेंट नहीं करोगे. यश बोल रहा है सर फिक्स चार्ज विल बी लाइक नेमो दैट क्वाट नॉन हैबिट. हाँ, काफी हद तक आप बोल सकते हो. वेरी गुड, आपने अगर इसको जहां से कनेक्ट किया है, दिस इज गुड. सो बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो सेलर है उसके पास वैलिड टाइटल नहीं है, बट देर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस. देर इज अ रेस्ट्रिक्शन, बट यस काफी हद तक आप ये बोल सकते हो उसके पास अनकंडीशनल टाइटल नहीं है. मैंने अगर आपसे लोन लिया और मैं सलोनी को एक एसेट को अगर बेच रहा हूँ जिसके ऊपर आपका फिक्स चार्ज है, तो ऑफ कोर्स I don't have, though I have a title, okay, though I have a title, I am the owner of the goods. So till that time आपका लोन रिपे नहीं होता है, तब तक आप उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर सकते हो, आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो. पर कल को अगर आपका लोन रीपे नहीं होता और मैंने एसेट अगर सलोनी को बेच दिया, तो सलोनी के पास ऑप्शन होगा कि या तो आपके लोन को रीपे कर दे और ये पैसा वो मुझसे रिकवर कर लेंगे, या फिर अगर सलोनी लोन रीपे नहीं करे, she can go to court and file a case against me that Anand should repay the loan so that I get that asset. और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करते तो आप सलोनी से एसेट वापस ले सकते हो, बिकॉज यू हैव द राइट ओवर दैट एसेट. बहुत अच्छा, ये आपने बहुत सही पॉइंट कनेक्ट किया यहाँ पे, राइट. तो नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट यहाँ पर आ जाएगा. ओके. इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर सेक्शन 69 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको याद है क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, रिम्बर्समेंट ऑफ द expenses or the payments which are made by the obligation. उसमें अगर आपको याद हो, मेरे लैंडलॉर्ड का प्रॉपर्टी टैक्स मैंने पे कर दिया तो आई कैन रिकवर. तो वो वाला लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा. तो मैंने जिसको भी सामान बेचा है वो उस लॉजिक से मेरे से लोन का रिकवरी करेगा, प्रोवाइडेड उसने आपको लोन रिपे कर दिया तो. सो दिस इज हाउ इट गोस. सो ये जो फिक्स चार्ज है, दिस फिक्स चार्ज रिमेन्स वैलिड. द फिक्स चार्ज, this remains valid or in existence. This remains valid or in existence जब तक मेरा रीपेमेंट नहीं होता. टिल द रीपेमेंट, जब तक मेरा रीपेमेंट नहीं होता तब तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद में फिर ये वैलिड नहीं होगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग चार्ज का, तो फ्लोटिंग चार्ज जो है वो डोरमेंट रहेगा. फ्लोटिंग चार्ज डोरमेंट रहेगा. वो अंडरटेकर को देखते हो, कॉफिन में लेटा रहता है और अचानक से जागता है, राइट. तो फ्लोटिंग चार्ज वो अंडरटेकर की तरह है. दिस रिमेन्स डोरमेंट. डोरमेंट का क्या मतलब होता है, क्या आपने ये वर्ड पहले कभी पढ़ा है. विनीत के अलावा, विनीत और निधि दो जन के अलावा आप लोग बाकी जन ना नहीं बोल सकते. मेरे पास तो प्रूफ है. क्या होता है, तो डोरमेंट का क्या मतलब होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डोरमेंट. इनएक्टिव, राइट. राइट. सो ये जो फ्लोटिंग चार्ज है दिस विल रिमेन डोरमेंट. बट कब तक डोरमेंट रहेगा, अंटिल द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी बंद होने की बात हो गई तो फिर ये जो फ्लोटिंग चार्ज है
वो फिक्स चार्ज बन जाएगा। फिर मतलब जो स्टॉक गोडाउन में पड़ा है उसको आप बेच नहीं सकते। जब तक कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जा रहा तब तक आप बिंदास वो जो एसेट है, स्टॉक है, उसको आप बिंदास बेचो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेशन में चला गया तो मेरे गोडाउन में जो सामान है वो अब फर्दर आप नहीं बेच सकते। ओके, राइट। सो अंटिल लिक्विडेशन इट इज गोइंग टू रिमेन डोरमेंट। और दूसरा आता है कि सपोज करो ये जो चार्ज है ये क्रेडिटर ने इन्फोर्स कर दिया या इन्वोक कर दिया, और इट इज इन्वोक्ड बाय द क्रेडिटर। सपोज करो आपने बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लिया था, आपको हर महीने अपने इंटरेस्ट देना था, ईएमआई पे करने थे, आपने 2-3 ईएमआई पे नहीं किया, तो बैंक वाला बोलता है 1 मिनट, ये सामान अभी आप फर्दर नहीं बेच सकते। उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया और अब क्या बोल रहे हैं, ये सामान को आप नहीं बेच सकते जब तक आप मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करो। एंड ऑफ कोर्स अगर लिक्विडेशन में चला गया तो बैंक बोलेगा देखो मैं सिक्योर ही इस एसेट से हूँ, इसको भी तुम ले जाकर अगर बेच दोगे तो फिर मैं अपने लोन का रिकवरी कैसे करूंगा। ठीक है, अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब बैंक आपको ऐसा बोलेगा अरे इस स्टॉक को बेच दोगे तो मेरा लोन का रीपे क्या होगा, तो आप क्या होगे, अरशद वारसी स्टाइल में आके बोलोगे अरे भाई टेंशन नहीं लेने का, ये माल बेच रहा है तो अपन नया माल लेके आएगा ना, अभी चिंता मत करो। आपके सामने सप्लायर को फोन करता है, हेलो सैमसंग 123, ए भाई सामान भेज। ठीक है, तो जितना माल आपने बेचा आप नया स्टॉक मंगवाते रहोगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग। क्योंकि एक आपके रॉ मटेरियल्स जो भी आपका गोडाउन में सामान है, वर्किंग कैपिटल स्टॉक जो है वो जाएगा, एक जाएगा दूसरा फिर और आएगा आपके पास, फिर वो सामान आप फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे या फर्दर आप सेल करोगे, फिर नया स्टॉक आपके पास आ जाएगा। यस और नो गाइस, डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई जब तक आपका ये बिजनेस साइकिल चल रहा है तब तक वो डोरमेंट है, तब तक वो इनएक्टिव है, तब तक साइलेंट बैठा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने लोन का रीपेमेंट करना बंद किया तो बैंक बोलेगा ए भाई रुको 1 मिनट, वो स्टॉक को बेचने का नहीं। आप बोलोगे क्यों भाई, बोले इसलिए नहीं बेचने का क्योंकि तुमने लोन का रीपेमेंट नहीं किया। क्योंकि आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, कल को ये स्टॉक पूरा का पूरा बेच दो, ठीक है, तो मैं अपना रिकवरी किससे करेगा, आप तो बोल दोगे पैसे खर्च हो गए मेरे। सो इट रिमेन्स डोरमेंट अंटिल the creditors invoke the charge or the company enters into liquidation, because in both the case अब creditor को लग रहा है डर। आप बताओ, इज दिस क्लियर बच्चा लोग, इज दिस क्लियर? अब इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तो मैं यहीं पे आगे लिख देता हूं। तो जब इस फ्लोटिंग चार्ज को इन्वोक कर दिया जाता है या जब लिक्विडेशन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का क्या मतलब हो गया, वेयर योर फ्लोटिंग चार्ज हैज बीन इन्वोक्ड। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द फ्लोटिंग चार्ज इज इन्वोक्ड, as soon as the floating charge is invoked it now becomes a fixed charge, right? So when the floating charge is invoked it becomes fixed charge, and this is called as crystallization of charge। अब बताओ, इज दिस क्लियर? तो एक बार जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा then now the asset on which charge was created cannot be sold
to anyone to be utilized only for the recovery of loan. As simple as that. आप बताओ, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो एक एग्जाम में आपको इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 77 के साथ। आज जैसे मैंने आपको बताया, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही बेसिक रीडिंग देंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम और डिटेल में इसको कवर करेंगे। तो बेसिक रीडिंग के अंदर आप देखो यहाँ जैसे बताया हुआ है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज आइदर विद इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो आप चार्ज चाहे इंडिया में क्रिएट करो या आप इंडिया के बाहर क्रिएट करो, ऑन इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग वेदर टेंजिबल और अदरवाइज। ठीक है, and which is situated in India or outside India to register the particulars of the charge signed by the company and also by the charge holder together with the instruments, if any, creating such charge in such form and on payment of such fees as may be prescribed with the registrar within 30 days of its creation। तो इसका क्या मतलब हो गया? सिंपली इसका ये मतलब होता है कि जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करे, ठीक है, अब वो चार्ज चाहे इंडिया में क्रिएट हो, वो चार्ज चाहे इंडिया के बाहर क्रिएट हो, जब भी आपका चार्ज क्रिएट होगा, दैट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी। सो सिंपली अगर आप देखो, इट इज as soon as the charge is created, okay, as soon as the charge is created, it needs to be registered with ROC, and it needs to be registered with ROC within 30 days of the क्रिएशन ऑफ चार्ज। आपने जिस दिन से चार्ज क्रिएट किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना होगा, एंड दिस हैज टू बी signed by both the company as well as the charge holder. Now who is the charge holder? जिसके फेवर में आपका चार्ज क्रिएट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, चार्ज होल्डर इज यूजुअली द लेंडर in favor of whom the charge is created। आप बताइए, does this make sense? Does this make sense? ओके, तो ये पॉइंट आपके पास आता है। तो आप ये किस में फाइल करोगे? दिस विल बी डन इन CHG1। CHG1 फॉर्म जो है इसमें आपका फॉर्म होगा। एनीवे, मैं फॉर्म्स को आपको अभी इस वक्त ज़्यादा नहीं करवा रहा, हालांकि CHG1 है, बट हम एट द एंड इसको चार्ज वाले फॉर्म्स और को देखेंगे क्योंकि ये सब रूल्स में गिवन है, तो वहां पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार में ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशंस टू बी मेड। अब इसको आप छोड़ दो, ये अमेंडमेंट्स क्या है, ये सब पुराने अमेंडमेंट्स है, इनको आप छोड़ दो। अब आज की डेट में आप ये देखो कि अगर ये 30 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो रजिस्ट्रार क्या होगा? रजिस्ट्रार तो कंपनी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, किसको? रजिस्ट्रार को, और उसके बाद रजिस्ट्रार अलाउ कर सकता है टू रजिस्टर दैट चार्ज
within a period of 60 days of the creation of that charge. Okay, बट उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी विल हैव टू पे द एडिशनल फीस. आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इसको मैं एक सिंपल फॉर्म में, बाकी सब जो है आप उसको छोड़ दो, बाकी सब जो है आप उसको छोड़ दो. इसमें बेसिकली क्या है, 2019 में अमेंडमेंट आया और क्या बोला, ये अमेंडमेंट आया उसके पहले जो भी आपने चार्ज क्रिएट किया है उसको 300 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्टर करवा लेना. और 2019 के अमेंडमेंट के बाद जब भी आपने चार्ज को क्रिएट किया वो 30 दिन का, 60 डेज का आपको टाइम पीरियड मिल रहा है. 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ सच चार्ज. अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इट सेज 60 डेज विद इन द चार्ज. सो आपके पास कितना टाइम है? 30 प्लस 60, या आपके पास इन टोटल 60 डेज का टाइम है? इट इज 30 प्लस 60, राइट. तो निधि ने यहाँ पे लिखा है 30 प्लस 30. वेरी गुड. सलोनी ने भी यहाँ पे लिखा है 60. धवल बोल रहा है इन टोटल. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. चलो, तो आप लोग अब लॉ को पिकअप करने लगे हो. इट्स वेरी गुड, करेक्ट. आप लोगों ने यहाँ पे इंटरप्रेट किया. तो यहाँ पर 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन है, तो 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन में आपका कैसे आ जाएगा? देखो, दिस इज 0, दिस इज 30 एंड दिस इज 60. तो यहां तक अगर आप रजिस्टर कराते हो तो आपको नॉर्मल फीस पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर इस 30 दिन में आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो ये टाइम पीरियड में आप रजिस्टर करवा सकते हो. लेकिन ये रजिस्टर करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू पे द एडिशनल फीस, प्लस आपको आरओसी को एप्लीकेशन भी देना पड़ेगा. यहां पर आपको एप्लीकेशन वगैरह कुछ देने का जरूरत नहीं है. इस जगह आपका सिर्फ नॉर्मल फीस लगेगा और जो आपका फॉर्म फाइलिंग आपको करना है, आपको आरओसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है. माफी, ये वाला आपका काम करने का जरूरत नहीं. लेकिन यहाँ आपको आरओसी को एप्लीकेशन देना होगा कि देखो यार, और उसके बाद भी आरओसी में, ठीक है, तो आपको सरकमस्टांसेस और ये सब समझाने पड़ेंगे. आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बता रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द पीरियड. मतलब ये 60 दिन के अंदर भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा? तो आपको बताया हुआ है, द रजिस्ट्रार में ऑन एप्लीकेशन अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज आफ्टर द पेमेंट ऑफ सच एड वैलोरम फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो यहाँ पर इसके बाद फिर आपको 60 डेज का टाइम पीरियड है. तो ये जो 60 डेज का टाइम पीरियड है ये कहां पर है? ये यहां से 60 डेज है, राइट. सो बेसिकली अगर आप देखो, सो इट गोज समथिंग लाइक दिस. दिस इज 0, यहां से 30 डेज, और यहां से ये 60 डेज, और यहां से फिर ये आ जाएगा प्लस 60. सो कैन यू अंडरस्टैंड? यहां से प्लस 60. बच्चा लोग, इज दिस क्लियर? हियर देयर इज normal fees, here there is additional fees. Okay, और यहां पर आपको क्या बताया हुआ है? here you will have to pay ad valorem fees. ये स्पेलिंग थोड़ा सा मैं ध्यान से देख रहा हूं. यहां पर आप दोगे ad valorem fees, this is additional fees, and this is your normal fees. Is this clear? Is this clear? और यहां पर भी क्या है? NCLT, सॉरी, ROC में, और यहां पर भी क्या है? ROC में. ये आता है सेक्शन 77 सब सेक्शन 1 के अंदर, और ये आपके दो प्रोवाइजो में आता है. तो दिस इज फर्स्ट प्रोवाइजो, ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट. तो दिस इज, इसको और डिटेल में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं. सो दिस गोज सेक्शन 77 सब सेक्शन 1, दिस गोज इन योर फर्स्ट प्रोवाइजो, और दिस गोज इन योर सेकेंड प्रोवाइजो. सिंपल, अब इजी लग रहा है, राइट?
अब आप मुझे बताओ, आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं? आपको सब कुछ समझ में आया? आज विनीत क्लास में नहीं है? ओके, अगर सब कुछ समझ में आया तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप लोग मुझे उसका आंसर करोगे। आज विनीत होता अभी क्लास में तो विनीत वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी वो क्वेश्चन नहीं पूछा। आप मुझे बताओ, व्हाट इज एड वेलोरम? ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। अब आपने अगर पूछा नहीं तो अब आप मुझे आंसर करो कि एड वेलोरम फीस का क्या मतलब होगा। अब आप मुझे एड वेलोरम फीस बताओ। क्या आपने इससे पहले एड वेलोरम फीस पढ़ा है? एड वेलोरम क्या आपने पहले ये पढ़ा है? शायद टैक्सेशन के अंदर। धवल बोल रहे हैं सुना है। ओके, यश भी बोल रहा है सुना है। ओके, एड वेलोरम का मतलब होता है टैक्स में। हाँ, डेफिनेटली आपने टैक्स में, शायद कस्टम्स में आपने देखा हो। कस्टम्स है आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट में। इन लोग इतना सिलेबस चेंज करते हैं कि इट्स वेरी हार्ड टू ट्रैक द सब्जेक्ट विच यू डोंट टीच। आई थिंक कस्टम्स के अंदर आपको एड वेलोरम ड्यूटी मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटी आपका एड वेलोरम ड्यूटी उसमें लगता है। आईडीटी स्टार्ट नहीं हुआ, धवल बोलते हैं। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो एड वेलोरम का मतलब होता है द ड्यूटी इज टू बी पेड ऑन द वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे सपोज करो जो आपका फीस है वो फीस है। एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको कर दूं तो यहाँ पर आपका जैसे लेट्स से आपका फीस जो था वो 400 रुपीज था। एडिशनल फीस में वो आपको बोल देंगे यू विल हैव टू पे लेट्स से अ पेनल्टी ऑफ 12 टाइम्स। जितना डिले आप, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, 12 टाइम्स आपको यहाँ पे पेनल्टी पे करना पड़ेगा। सो विल पे 400 प्लस यू विल पे 4800। ठीक है। जब बात आएगा एड वेलोरम का तो यहाँ पर यू विल हैव टू पे परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो सपोज 5 करोड़ का है तो आपको 5 करोड़ का कुछ परसेंटेज यहाँ पर पे करना होगा। यहाँ पे 400 रुपये में काम हो जाता, डिले किया तो फॉर एग्जाम्पल आपने एडिशनल फीस 12 टाइम्स पे कर दिया। इट कैन बी डबल 4 टाइम्स कुछ भी आपका, और यहाँ पे आप पे करते हो परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब बताइए, डज दिस मेक सेंस बच्चा लोग? डज दिस मेक सेंस? ये इतना प्रोविजन? ओके, चलिए, तो ये आपके पास पॉइंट है। आगे आपको बता रहे प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन of a charge shall not prejudice and any right in respect of any property before the charge is actually registered। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपने अगर सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी करवाया है तो उससे पहले वाले जो चार्ज आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनमें कोई भी इम्पैक्ट आपका नहीं होगा। अब बताओ, इज दिस क्लियर? आपने जो चार्ज यहाँ पे क्रिएट करवाया, उस चार्ज को क्रिएट करने के बाद में, राइट, अगर कोई और फर्दर चार्ज क्रिएट होता है, कुछ भी ऐसा रहता है, तो वो आपके लिए इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरा एक लैंड एंड बिल्डिंग है, इस लैंड एंड बिल्डिंग का फॉर एग्जांपल देयर इज अ वैल्यूएशन कि इस लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 100 करोड़। मैंने किसी से लोन लिया है लेट्स से 25 करोड़ का, तो मैंने 25 करोड़ के लिए ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया लेट्स से एबीसी बैंक। अब जाके मैं अगली बार पीक्यूआर बैंक से 20 करोड़ का लोन ले रहा हूँ, तो मैं उनको बोलूँगा देखो मेरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर 25 करोड़ का चार्ज मैंने ऑलरेडी एबीसी के लिए क्रिएट करके रखा है, अब ये आपके लिए भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। हालांकि पीक्यूआर को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो एबीसी लिमिटेड इज द फर्स्ट चार्ज होल्डर एंड पीक्यूआर इज द सेकेंड चार्ज होल्डर। मतलब जब ये 100 करोड़ का प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा?
एबीसी को मिलेगा, फिर पेमेंट पीक्यूआर को मिलेगा। तो वही बता रहा है कि एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज, मतलब पीक्यूआर के लिए, it will not prejudice any rights which is acquired in respect of any property before the charge is actually registered. आप बताइए, is this clear? तो ABC will not get impacted with any charge which is created in favor of PQR. Guys, is this clear? Is this clear? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्या फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज कंपनीज एक्ट में बताया हुआ है? क्या फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है? आंसर इज नो। फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ है, वो तो हम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वहां पे बात करते हैं। चार्ज इज गिवन इन द चार्ज इज जस्ट डिफाइंड एज इन सेक्शन 2 क्लॉज 16। फर्दर यहाँ पे बता रहा है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू द चार्ज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई आपको बता देगा कुछ जगह जहां पे आपका चार्ज अगर क्रिएट हो जाता है तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये जो रजिस्ट्रार है, ये जो आपका सर्टिफिकेट रजिस्टर होगा, द चार्ज विच इज क्रिएटेड, ये आपके लिए क्या होगा? दिस विल बी एज गुड एज अ वैलिड और अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस। अब इस केस में आप देखो, सपोज मैंने एबीसी लिमिटेड के लिए चार्ज क्रिएट किया था बट उसको रजिस्टर नहीं करवाया, और पहले रजिस्ट्रेशन किसने करवा लिया? पीक्यूआर ने करवाया। तो जब ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकेगी, सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? एबीसी को या पीक्यूआर को? पीक्यूआर को। ठीक है, तो आपको ये यहां पर ध्यान रखना है। क्या करेगा? इसको रजिस्टर करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और वो जो सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा वो आपका कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि ये आपका चार्ज बराबर है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर, once charge is created, okay, once the charge is created, ROC will issue certificate. Now once charge is created, ROC is going to issue certificate, and this certificate is the conclusive evidence कि आपका चार्ज एग्जिस्ट करता है। आप बताओ, ठीक? एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ओके, देन it cannot be further challenged. This further cannot be challenged कि ये टाइम पे आपने नहीं किया था, वैसे नहीं किया था। निधि ने यहाँ पे एक डाउट पूछा है कि सर एक बार वापस से आप समझा दो। तो यहाँ पर निधि एक सिंपल सा पॉइंट है कि देखो, आपने लेट्स से एबीसी लिमिटेड से लोन लिया था जनवरी में, और आपने अक्टूबर में लोन लिया पीक्यूआर से। जनवरी में आपने एबीसी के नाम से जब लोन लिया तो आपने चार्ज क्रिएट कर दिया, और अक्टूबर में पीक्यूआर के नाम पे चार्ज क्रिएट किया। बट एक डिफरेंस है कि जनवरी वाला जो चार्ज है दिस इज नॉट रजिस्टर्ड, और अक्टूबर वाला जो चार्ज है दिस इज रजिस्टर्ड। तो कल को जब ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकेगी तो पहला राइट किसके पास होगा? विल हैव द फर्स्ट राइट, द फर्स्ट राइट विल बी विद द पीक्यूआर, क्योंकि पीक्यूआर इज द रजिस्टर्ड वन। तो अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर आपका राइट एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो इसी पॉइंट को मैंने आपको अगले स्लाइड में लिख के दे दिया, दैट ये जो चार्ज आपका क्रिएट होता है तो एक सर्टिफिकेट इशू होगा, और ये जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस कि आपका चार्ज क्रिएट हुआ है, और इसको फिर कोई फर्दर चैलेंज भी नहीं कर सकता कि देखो नहीं इससे पहले, मतलब अब यहाँ पे एबीसी आकर कोर्ट में ये नहीं बोल सकता नहीं देखो मैंने तो जनवरी में लोन लिया था तो ऑब्वियस सा बात है ये वो, कुछ भी नहीं होगा। अभी तो आपको कुछ नहीं, आपको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, आराम से एंजॉय करो। आप बताओ, इज दिस क्लियर? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना, एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक पॉइंट आप मुझे बताओ
कि सर ये जो रजिस्टर करना होता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी। मुझे बताओ अगर चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, सपोज चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, तो इस केस में किसको नुकसान है, कंपनी को या एबीसी को? कंपनी को नुकसान है या एबीसी को नुकसान है? एबीसी को। अच्छा, ड्यूटी किसका है चार्ज क्रिएट करने का, मतलब रजिस्टर करने का आरओसी के पास, कंपनी या एबीसी? कंपनी। सो व्हाट इफ कंपनी बदमाशी करे और इस चार्ज को रजिस्टर ही ना करे? आप बताओ, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड होगा तो एनफोर्सिएबल होगा, और अगर एनफोर्सिएबल होगा तो एबीसी आके चीची करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग बेचो, मेरे को पैसा दो। अगर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो जब एबीसी आके बोलेगा लैंड एंड बिल्डिंग को बेचना है, घुमा के एक उसको चमाट लगा के बोलेंगे जस्ट गेट आउट। किस हक से बोल रहे हो मेरे घर को बेचो, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचो? नहीं बेचता मैं, जो करना है कर लो। वो कोर्ट में भी जाएगा और क्या बोलेगा कि देखो मैंने लोन दिया था 25 करोड़ का, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट किया था, हमारे अग्रीमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर मैं लोन को, यहाँ पे लोन में कुछ डिफॉल्ट होता है तो आई हैव द फुल राइट टू डिस्पोज ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग एंड रिकवर माई अमाउंट। बट यहाँ तो ये कंपनी मान ही नहीं रहा है, ये कंपनी मान ही नहीं रहा है, ये मेरे को लैंड एंड बिल्डिंग बेचने नहीं दे रहा है। मैं भी कंपनी की तरफ से अगर हूँ तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट किया था, 25 करोड़ का लोन लिया था, ये भी बोला था कि हाँ भाई अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो मैं ये लैंड एंड बिल्डिंग को आपको बेच के आपके 25 करोड़ रुपए आपके रिपे करूंगा। अब मैं नहीं बेचता, डिफॉल्ट कर चुका हूं, अब मैं नहीं बेचता। तो क्या एबीसी लिमिटेड अब अपने आप को या इस लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कुछ एनफोर्सेबिलिटी कर पाएगा? आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज नॉट रजिस्टर्ड। सो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, आ सकता है, यस और नो? इस टाइप का सिचुएशन भी आ सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी, अल्टीमेटली इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी। तो एबीसी उस वक्त कोर्ट में जाके क्या बोलेगा, साहब ये तो गलत बात है, ड्यूटी कंपनी के ऊपर लगाई थी, कंपनी ने अपना ड्यूटी पूरा नहीं किया, कंपनी को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, हमें हो रहा है, भुगत भोगी हम है, तो अभी हम क्या करें? तो यहाँ पर इसीलिए ये प्रोविजन बताया हुआ है कि अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करता तो जो चार्ज होल्डर है उसके पास ऑप्शन है, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये जो कंपनी है ये चार्ज को रजिस्टर नहीं करता आरओसी के पास, तो चार्ज होल्डर के पास राइट होगा कि वो आरओसी के पास जाए और वो फॉर्म फाइल कर दे कि देखो मैंने कंपनी को लोन दिया था 25 करोड़ का, इनके इस लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर मेरा चार्ज क्रिएटेड है और इसका वैल्यूएशन है 100 करोड़, और मेरा लोन का जो अमाउंट है वो है 25 करोड़, प्लीज इसको आप रजिस्टर कर लो। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? बच्चा ये सब क्लियर हुआ, राइट? तो ये पॉइंट आ गया। अब आप देखो, व्हेन अ चार्ज इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये जो मैंने आपको अभी जस्ट यहाँ पे बताया, राइट? And in such form as may be prescribed to the company and as the case may be to the person in favor of whom the charge is created, basically the charge holder, और उनके पास फिर यहाँ पर पूरा पूरा राइट होगा। फिर आगे क्या बता रहे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, नो चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर, ओके, और एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड। जो अभी मैंने आपको सिचुएशन बताया कि एबीसी वाला अगर चार्ज क्रिएट नहीं करता, कंपनी चार्ज क्रिएट नहीं करती, आरओसी के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाती, तो उसका कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगा। तो इट हैज टू बी ड्यूली रजिस्टर्ड एंड ऑल्सो द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाय द रजिस्ट्रार। तो ये आपका क्या होगा, कंक्लूसिव एविडेंस होगा। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस दैट चार्ज इज क्रिएटेड। तो जब तक ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं है आपका चार्ज क्रिएटेड नहीं है। आप बताओ, इज दिस क्लियर बच्चा, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? अच्छा, चार्ज तो क्रिएटेड नहीं है, क्या मैं फिर एबीसी का पैसा खा के चला जाऊं? चलो उल्लू बना दिया, एबीसी को मैंने बोला था मैंने चार्ज रजिस्टर कर दिया है और राज चार्ज मैंने रजिस्टर किया नहीं था, सर्टिफिकेट वगैरह आया नहीं, तो क्या मैं उसके लोन को खा जाऊं, खा जाऊं उसके लोन को?
बन जाओ माल्या मोदी, नीरव मोदी बाय द वे, राइट। मेहुल चोकसी बन जाओ, बहामास आइलैंड में जाके बरमुडा पहन के वहां पे वॉलीबॉल खेलो बीच पे। आंसर इज नो। यहाँ पर क्या बताए कि देखो भले ही चार्ज का एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, पर आप ये चीज का डिनाई नहीं कर सकते कि आपने 25 करोड़ नहीं लिया है। आपका बैंक स्टेटमेंट है, उसमें दिख रहा है क्रेडिट ऑफ 25 करोड़, सो डेफिनेटली द लोन एग्जिस्ट, यू हैव टू रीपे दिस अमाउंट, एंड इफ यू डू नॉट रीपे द अमाउंट द क्रेडिटर कैन ड्रैग यू टू द कोर्ट। हाँ, पर पहले जो इतना आराम से वो एसेट को बेचता, अपने लोन का रिकवरी करता, क्या उतने आराम से काम होगा? आंसर इज नो। तो क्रेडिटर की गलती है कि उसने रजिस्टर नहीं किया, उसको चेक करना चाहिए था कि क्या ये चार्ज रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो उसको एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उसने टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो कुछ नुकसान तो होगा, पर एट द सेम टाइम justice is justice, so justice has to be delivered. तो the justice is delivered that you cannot say, the company cannot say हमें तो पैसा मिला ही नहीं, right? वो ऐसा नहीं बोल सकता। so यही बताया मैं, nothing in subsection 3 shall prejudice any contract or obligation for the repayment of the money which is secured by the charge, okay, right? so भले ही आपका चार्ज रजिस्टर्ड हो नहीं हो, तो जो भी आपका अमाउंट है वो आपका पेबल रहेगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला? राइट तो बेसिकली आप अगर रजिस्टर करोगे तो आपका फॉर्म CHG1 ये आ जाएगा, एप्लीकेशन बाय कंपनी टू ROC फॉर द क्रिएशन ऑफ चार्ज, और फॉर्म CHG2 के अंदर यहाँ पर क्या होगा, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन will be issued, the registration certificate would be issued by the ROC। आप बताइए, is this clear? Is this clear? ओके चलिए फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज। सो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, वेयर अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन द पीरियड ऑफ 30 days, then without prejudice to its liability in respect of any offense under this chapter, the person in whose favor the charge is created may apply to the registrar for the registration of the charge along with the instrument created for the charge within such time and in such form as may be prescribed, and the registrar may on such application within a period of 14 days after giving notice to the company, unless the company itself registers the charge or shows sufficient cause why charge should not be registered, allow the registration on the payment of fees as may be prescribed। तो अभी अभी जो हमने पढ़ा ये वही वाला पॉइंट आ गया आपका, पूरा वही वाला पूरा पॉइंट आ गया कि अगर कंपनी चार्ज को रजिस्टर नहीं करता तो 30 दिन के बाद कंपनी के पास, जो भी आपका चार्ज होल्डर है उसके पास राइट रहेगा कि वो जाकर क्या कर ले, यहाँ पे चार्ज क्रिएट करवा, अपना जो चार्ज क्रिएट किया हुआ है उसको आरओसी के पास रजिस्टर करवा ले। तो जब वो आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो अब एक सिंपल सा पॉइंट है, ऐसे तो कल को मैं एक काम करूं, मुकेश अंबानी के लिए मैं रिलायंस में इस तरह से बोल दूं दैट चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एंटेला, ठीक है, और मैं जाके रजिस्ट्रेशन करवा दूं आरओसी के पास, आरओसी उसको रजिस्टर भी कर ले। अब आपको पता है आरओसी ने अगर रजिस्टर कर लिया तो वो तो कंक्लूसिव हो गया। तो आरओसी को भी बोला कि ऐसे नहीं कि कोई भी इंसान आके आपको बोले कि इस कंपनी के इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा चार्ज क्रिएटेड है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ला के बोलते हैं हाँ चार्ज क्रिएटेड है तो चलो आपने चार्ज को रजिस्टर कर लिया। आप ऐसा काम मत करना, जब भी चार्ज को रजिस्टर करो एक बार पहले कंफर्म कर लेना कि भाई वो चार्ज वैलिड है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कंपनी को नोटिस दोगे। सो आरओसी इज गोइंग टू गिव नोटिस टू द कंपनी और बोलेंगे कि देख लो भाई ये नोटिस मैं दे रहा हूँ आपको
14 दिन के अंदर अंदर आप बता दो कि ये चार्ज मुझे रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब 14 दिन के अंदर अगर कंपनी रिप्लाई नहीं करता तो फिर यहाँ पे आरओसी क्या करेगा, उस चार्ज को रजिस्टर कर लेगा और वहां पे जो भी फीस होगा वो कौन पे करेगा, चार्ज होल्डर पे करेगा। और बाद में ये पैसा किससे रिकवर किया जाएगा, कंपनी से रिकवर किया जाएगा, क्योंकि जो भी एडिशनल फीस पे करना है, ये सर नो, आप देखो ये जो भी यहाँ पर एडिशनल फीस आएगा, ये एडिशनल फीस तो पे करना होगा। अब ये एडिशनल फीस किससे रिकवरी किया जाएगा, दिस विल बी रिकवर्ड बाय द कंपनी। ओके, तो इसमें आप देखो ये हो गया आपका डे 0 जब आपने चार्ज क्रिएट किया, तो इसके विद इन 30 डेज कंपनी रजिस्टर करे। इस अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करता तो यहाँ पर चार्ज होल्डर जाके करेगा। तो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर, और अगर कंपनी नहीं करता यहां तक तो इस जोन में क्या हो जाएगा, द चार्ज होल्डर विल फाइल द एप्लीकेशन टू आरओसी। इसके बाद में क्या होगा, आरओसी विल सेंड नोटिस टू द कंपनी। उसके बाद 14 डेज में या तो यहां पर कंपनी क्या कर दे, कंपनी रिप्लाई कर दे, या 14 दिन के अंदर कंपनी रिप्लाई नहीं करे। तो अगर कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया तो आरओसी क्या कर लेगा, फिर रजिस्टर कर देगा। आरओसी वुड रजिस्टर द चार्ज। अगर रिप्लाई किया और उन्होंने कंफर्म कर दिया तो भी आरओसी उस चार्ज को रजिस्टर कर लेगा। और अगर रिप्लाई किया और वहां पर शो कर दिया दैट बेसिकली प्रूव्ड दैट चार्ज इज नॉट क्रिएटेड, तो इन दैट केस यहां पर आरओसी विल नॉट क्रिएट, तो नहीं, आरओसी विल नॉट रजिस्टर। ROC is not going to register the charge. Guys, does this make sense to all of you? Does this make sense to all of you? Does this make sense? मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको चार्ट फॉर्मेट में आपको बना के दे दिया, राइट? अब ये जो चार्ज होल्डर यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेगा, प्लस वो यहाँ पर फीस भी पे करेगा। अब ये जो फीस है, दिस फीस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी, राइट? तो एनी फीस विच इज पेड बाय the charge holder, this would be recovered from the company. आप बताइए, does this make sense guys? बरोबर? ओके, चलिए फिर यहाँ पे आगे देखिए। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। तो अब आप यहाँ पे देखो, इफ यू रिमेंबर हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। याद है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? क्या था कंस्ट्रक्टिव नोटिस और कहां पढ़ा था इसको हमने? इस कॉन्सेप्ट को हमने कहां पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस को? अरे आप लोग रिविजन मोड पे हो, आई एम वेरी श्योर आप इसका आंसर कर सकते हो, और बचपन में भी पढ़ा था इसको, फाउंडेशन में। निधि को छोड़ के आप सब आंसर कर सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, नेम इन ऋतिक।
आपके तो उस लेक्चर के अंदर जहां मैंने ये डिस्कशन करवाया है, उस रिकॉर्डिंग में आप दोनों का नाम तो बार बार आया है। ये फायदा होता है डिजिटल लर्निंग का। वी हैव ऑल द एविडेंस। एमओए, एओए याद आ रहा है? अरे क्या नहीं, सच्ची में हाँ याद है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी भी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो वीडियो है वो जाकर आप देखो, वहां पर आप लोगों का नाम है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपने करेक्ट, धवल ने बताया, सेक्शन 399 करेक्ट। सो अब आप यहाँ पे अगर देखोगे, सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का लॉजिक यहाँ पे कैसे आ जाता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का यहाँ पे लॉजिक इस तरह से आता है कि आपने जब चार्ज को आरओसी के पास में रजिस्टर करवा लिया, तो जिस दिन से आपने रजिस्टर करवाया उस दिन से the world at large will have deemed to have a notice, right? The world at large will have deemed to have the notice of the charge from such date of registration. तो ये बेसिकली आपका कैसा हो गया? This implies constructive notice. अब इसको आप किस तरह से लोगे? वापस से हम उसी एग्जाम्पल में चलते हैं जो एबीसी वाला हमारा था। सपोज करो ये चार्ज जनवरी में क्रिएट हो गया और ये चार्ज अक्टूबर में क्रिएट हो गया। कंपनी ने पीक्यूआर को बताया नहीं कि ऑलरेडी एबीसी का इस पे चार्ज क्रिएटेड है, ठीक है। और बाद में चलो वेरी गुड, आपसे एक ना क्वेश्चन, गजब का एक क्वेश्चन एक है। चलो आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी हम यहाँ पे क्लिक करते। चलो लेट्स मेक अ एग्जाम्पल, केस स्टडी जैसा एक एग्जाम्पल बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखो, मैं आपको बोलता हूँ, लेट्स से कंपनी क्रिएटेड चार्ज on its land and building in favor of, let's say, ABC, and this was in the month of January. This is registered. दूसरा PQR Limited, this happened in the month of July. This is also registered. Okay. However, PQR was not informed by the company that a charge already exists in favor of ABC and they मतलब PQR, they are second charge holders. Is this misrepresentation? If answer is yes, then is the contract voidable at the option of PQR? एक तो ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपके लिए है यहाँ पे, what will be the status of PQR? क्या ये फर्स्ट चार्ज होल्डर होंगे या फिर ये सेकंड चार्ज होल्डर होंगे? ये दो क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका डील करता है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये डील करता है आपका फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। तो बताइए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर। पुरख्वा जुस्टिफिए।
आप समझ गए दोनों क्वेश्चन को समझ गए आप लोग? हाँ, तो आप लोग मुझे फिर इसका आंसर बताइए। मजा आएगा इसका आंसर सुन के आप लोगों से। अगर करेक्ट आंसर दिया तो आई बी मोर देन हैप्पी। और मैं आपको इसको सीधा कनेक्ट कर दूंगा आपके सीए फाउंडेशन के लेक्चर से। ये फायदा होता है जब फाउंडेशन में भी मैंने पढ़ाया और इंटर में भी मैंने पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अब ये नहीं बोल सकते सर फाउंडेशन में हमें बताया नहीं गया था। फंसा। एफआईआर में आता है ना, बजरंग पांडे के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक। ऋतिक, निमिन, सलोनी, धवल, रौनक, बताओ इज दिस मिस रिप्रेजेंटेशन? अगर हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। सलोनी बोलती है यस दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। व्हाई दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन? व्हाई दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन? नेमिन बोल रहा है वॉइडेबल बिकॉज PQR was not liable for knowing the ये क्या था? नेमिन थोड़े से आंसर को सर वो वर्ड्स आगे के याद नहीं आ रहे। ओके कोई नहीं, हिंदी में बता दो। धवल बोलता है नो। नो तो क्या? इज दिस मिसरिप्रेजेंटेशन और इज इट नॉट अ मिसरिप्रेजेंटेशन? एंड इफ यस देन व्हाई? इफ नो देन व्हाई? धवल बोल रहा है नॉट अ मिसरिप्रेजेंटेशन। व्हाई धवल? पुरखवा जुस्टिफिए। बताइए व्हाई इट इज नॉट अ मिसरिप्रेजेंटेशन? वैसे मैं बता दूं धवल आप करेक्ट हो, दिस इज नॉट अ मिसरिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल करेक्ट। नेमिन ने यहाँ पे आंसर किया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल हो जाएगा। सी मिस रिप्रेजेंटेशन कब होता था? व्हेन इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक एंड द पर्सन हैज नॉट स्पोकन। इफ यू रिमेंबर फाउंडेशन में आपने एक एग्जांपल पढ़ा था कि किसी ने वो पिग्स को परचेज किया था, पर वो जो पिग्स था वो उसको इन्फ्लुएंजा होके रखा हुआ था, कुछ तो फ्लू था, और उसने इन्फेक्ट कर दिया था बाकी सारे पिग्स को भी। सेम वे वो हॉर्स वाला एग्जाम्पल था। ए ने हॉर्स को परचेज किया था फ्रॉम बी फॉर हॉर्स राइडिंग, बट द हॉर्स इज नॉट फिट फॉर राइडिंग, राइट? लेकिन ए ने कुछ बताया नहीं था, तो उसको मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना गया था। क्यों नहीं माना गया था? बिकॉज यू आर नॉट इन द ड्यूटी, राइट, टू डिस्क्लोज दैट फैक्ट। सो सेम वे यहां पर आपका कोई ड्यूटी नहीं है टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कैविएट एम्प्टर लग जाएगा यहाँ पे, राइट, लेट द बायर बिवेयर, राइट? तो यहाँ पर कैविएट एम्प्टर जैसा प्रोविजन लग जाएगा। हालांकि बायर बिवेयर वाला लॉजिक नहीं लग सकता क्योंकि गुड्स परचेज नहीं हो रहा, बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस है मतलब द वर्ल्ड एट लार्ज शुड नो अबाउट इट, राइट? सो इफ यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? ए भाई, जब PQR लिमिटेड आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, चार्ज क्रिएट कर रहे हो, तो ROC के पास जाओ, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना चाहिए था और फिर चार्ज क्रिएट करना चाहिए था। आपने वो काम नहीं किया, तो हमारी गलती नहीं है। योर स्टेटस विल बी ऑफ द सेकेंड होल्डर एंड नॉट ऑफ द फर्स्ट चार्ज होल्डर। बताइए इज दिस क्लियर बच्चा? इज दिस क्लियर? राइट? अब फाउंडेशन से भी पूरा कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? रिमेंबर आपको मैंने अगर बताया था, जब हमने लॉ शुरू किया था, मैंने आपको बोला था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका बेस एक्ट है जो हर जगह काम आएगा।
आप कोई भी लॉ पढ़ो, कंपनी लॉ पढ़ो, एलएलपी एक्ट पढ़ो, इनकम टैक्स पढ़ो, जीएसटी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका हर जगह लगेगा। और आप देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका लग गया। सो दिस इज नॉट going to be a misrepresentation. So this is the doctrine of constructive notice. So the world at large now is aware. Okay. चलिए फिर यहाँ पर आगे हम देखते हैं सेक्शन 81 है। इसमें क्या बताया है कि कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ चार्ज का। सो बेसिकली जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट होता है, बहुत सारे रजिस्टर्स है जो कंपनी को प्रिपेयर करके रखना होता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, उस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम अलग अलग रजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसमें भी यही बताया है कि ये जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है, ये कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ये जो रजिस्टर है, दिस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन। तो कोई भी यहाँ पे आए उसको ओपन फॉर इंस्पेक्शन आपका रहेगा। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर आता है कंपनी टू रिपोर्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज। सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज का क्या मतलब हो गया, आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया है और अब आपने उस एसेट को अपने चार्ज से फ्री कर दिया, मतलब अब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो एबीसी लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड दोनों का लोन आपने रीपे कर दिया। अब जो लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं है। तो जो बाबू राव को आपने गिरवी रखा था, वो बाबू भैया को गिरवी रखे हुए को आप वापस लेके आओगे, क्योंकि आपने तोतला तिवारी को तालीत लात दे दिए। ठीक है, अब क्योंकि आपने तालीत लात वापस दे दिए तो अब आप बाबू राव को वापस से ले आओगे। तो सेम थिंग गोज हियर। तो जैसे चार्ज क्रिएट करने पे आपने आरओसी को इन्फॉर्म किया था, वैसे ही जब आप लोन को रिपेमेंट कर दोगे तो आप एक और रिपोर्ट फाइल करोगे of the satisfaction of charge. Guys, is this clear? Is this clear? Is this point clear? ओके तो हम यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ऑलमोस्ट हमारा चार्ज वाला चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस से अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे एंड यहाँ से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये कैसे रहेगा और ये सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कैसे आपका पूरा जाता है। तो ये सारा प्रोविजन है, बेसिक बेसिक प्रोविजन अब अपना बचा है, बट जो मोटो मोटो जो हमने टॉपिक था, मोटो मोटिव जो हमारा था, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में वी विल ऑल्सो डू द PYQ फॉर चार्ज। फ्राइडे को हम लोग PYQ ऑफ चार्ज भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे एंड देन संडे प्रोबेबली वी कैन हैव अ PYQ सेशन फॉर chapter 1 chapter 2 combined, and we can then take a break and we can have a PYQ session for chapter number 3 on the same day, right? So till then just revise whatever we have covered till now and take care. Bye bye, happy learning.